नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं रीढ़ से संबंधित हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द विचार। इसके अंदर हम देखेंगे संकर शब्द, तद्भव शब्द, विकारी शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, अविकारी शब्द और तत्सम शब्द। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर 12वीं तक की किताबों का समावेश किया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल के ऊपर पहली बार पधारे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के अंदर पूरे शब्द विचार। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। यानी भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है वो शब्द कहलाती है। जैसे यानी हम परिभाषा देखेंगे कि ये परिभाषा है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। तो दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी और सार्थक इकाई होती है उसको हम शब्द के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो शब्द की परिभाषा है वो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर हम देखेंगे कि शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषा बोलियों और स्थानीय संपर्क के आधार पर भाषा पर निर्मित शब्द शामिल होते हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्द को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। पहला भेद आता है आपका तत्सम शब्द। तत् धन सम, इसका जो अर्थ है वो होता है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अटालिका, उष्ट, करण, चंद्र, अग्नि, आम्र। तो आप देख रहे हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब आता है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत आदि ये तद्भव शब्द हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द कौन से होते हैं। यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और जो रूप बदल के हिंदी में वो शब्द आ गए उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 से लेकर 12वीं की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनका समावेश मैंने इस वीडियो के अंदर किया है। तो दोस्तों देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर होते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट शब्द बताऊंगा और पूरे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इससे बाहर रीट में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला तत्सम शब्द है अकार्य, जिसका हिंदी अर्थ हो गया अकाज, यानी ये तद्भव शब्द बन गया। दूसरा है अगम्य, इसका तद्भव होगा अगम। आश्चर्य, इसका तद्भव होगा अचरज। इसके बाद आता है अक्षित, इसका तद्भव होगा अच्छित। फिर है अटालिका, तो इसका अर्थ होगा अटारी। फिर है अज्ञानी, इसका तद्भव होगा अनजाना। फिर है अंधकार, इसका होगा अंधेरा। फिर है अमावस्या, इसका होगा अमावस। फिर है अक्षर, इसका होगा आखर। अमूल्य, अमोल।
इसके बाद आता है आमचूर्ण, इसका तद्भव होगा अमचूर। फिर मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं कि कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यह है अश्रु, तो इसका तद्भव होगा आंसू। फिर अगला है अग्नि, तो इसका तद्भव होगा आग। फिर इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कपूर, तो इसका अर्थ होगा कपूर। फिर है कुंभकार, इसका तद्भव बनेगा कुम्हार। इसके बाद में नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आलस्य, तो इसका सही उत्तर होगा आलस। उज्ज्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसका अर्थ होगा उजला। इसके बाद में है उष्ट, तो इसका सही तद्भव होगा ऊंट। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट शब्द है कदली, तो इसका तद्भव होगा केला। इसके बाद में नेक्स्ट आता है खीर, तो इस खीर, तो इसका सही तद्भव होगा खीर। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है गोस्वामी, तो इसका तद्भव बन जाएगा गुस्साई। इसके बाद में नेक्स्ट आता है काक, तो इसका तद्भव बनेगा कोवा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गट्ठिका, तो इसका तद्भव होगा घड़ी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तपस्वी, तो इसका तद्भव बनेगा तपस्वी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चरम, तो इसका तद्भव होगा चाम। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट शब्द है वो है चतुष्कोण, तो इसका तद्भव होगा चौकोर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दीपावली, तो इसका जो तद्भव होगा वो होगा दिवाली। इसके बाद में नेक्स्ट आता है चोर, तो इसका जो राइट आंसर जो तद्भव बनेगा वो होगा सिंगल मात्रा चोर। फिर इसके बाद में आता है छाया, तो इसका तद्भव होगा छां। इसके बाद में जो नेक्स्ट शब्द है वो है नापित, तो इसका तद्भव बनेगा नाई। फिर है इंपॉर्टेंट शब्द जामाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव जमाई। फिर है जीर्ण, तो इसका तद्भव बनेगा जीना। फिर है नव, तो इसका तद्भव होगा नया। फिर है इंपॉर्टेंट शब्द नयन, और इसका तद्भव बनेगा नैन। इसके बाद में राइट जो अपना जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है निष्ठुर, तो इसका होगा निठुर। इसके बाद में नेक्स्ट है बलिवर्द, तो इसका होगा बैल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से पत्र, तो इसका सही तद्भव बनेगा पत्ता। इसके बाद में नेक्स्ट है बंगिनी, तो इसका होगा बहिन। इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से वो है पुष्प, तो इसका तद्भव बनेगा पुहु। इसके बाद में नेक्स्ट है मस्तक, तो इसका तद्भव होगा माथा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे, और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं वो हैं शमशान, तो इसका तद्भव बनेगा मसान। फिर है
यमुना, यमुना का तद्भव बनेगा जमुना, इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है। फिर है इम्पोर्टेंट शब्द विवाह, और इसका जो तद्भव होगा वो है ब्याह। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द है लक्ष्मी, तो इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा लिच्छमी। फिर है श्रृंगाल, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा सियार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से सत्य, तो इसका तद्भव बन जाएगा सच। फिर है स्वर्णकार, तो इसका अर्थ हो जाएगा तद्भव सुनार। फिर है होलिका, तो इसका तद्भव होगा होली। तो दोस्तों ये थे तत्सम और तद्भव शब्द। अब देखेंगे इन्हीं का रूप दूसरा है देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उनका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। यानी दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको हम देशज शब्द की श्रेणी में रखते हैं। जो देशज शब्द हैं वो इस प्रकार हैं, यानी अपनी गढ़ंत से बने शब्द, यानी अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए पंक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने में लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती है और एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उधम, अगोछा, खुरपा, ढोर, लपाना, लोटा, परात, चुटकी, ये आदि शब्द हैं वो अपनी मनगढ़ंत के द्वारा गढ़े गए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है द्राविड़ भाषा से आए देशज शब्द। इसमें है अनल, कट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, ये द्राविड़ भाषा के शब्द हैं। अब आता है विदेशी शब्द, जिसके अंदर राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच आदि भाषा के जो शब्द आते हैं उन्हें हम विदेशी शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफी, गार्ड, चेक, टेलर, टैक्सी, स्कूल, यानी जो ये शब्द हैं अंग्रेजी के, ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अब आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है इनमें से अरबी, फारसी या पुर्तगाली शब्द भाषा के जो शब्द हैं वो कौन से हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द, जैसे अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अब आता है फारसी भाषा के शब्द। तो फारसी भाषा के अंदर शब्द हैं वो हैं अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगरी, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा,
जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। अब आता है पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जैसे आचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया। तो दोस्तों मैं आपको इनमें इंपॉर्टेंट शब्द बता दूं कि पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं वो एक आल्पिन शब्द हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरा शब्द है चाबी, ये भी बहुत सी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद में आता है तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के अंदर जैसे कैंची इंपॉर्टेंट शब्द है, कुर्की, कलंगी, कालीन, चाक, चुगली, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब आता है फ्रेंच भाषा के शब्द जैसे अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, ये आदि हैं वो फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। अब है चीनी भाषा के शब्द जैसे चाय, इंपॉर्टेंट शब्द है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में लुकाट, तूफान आदि। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आते हैं डच भाषा के शब्द जैसे तुरूप, चिड़िया, ड्रिल। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आते हैं जर्मनी भाषा से लिए हुए शब्द जैसे नात्सी, नाजीवाद। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आते हैं रूसी भाषा के शब्द जैसे जार, सोवियत, रूबल, ये आदि इंपॉर्टेंट शब्द हैं। यूनानी भाषा के शब्द देखते हैं जैसे एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। और संकर शब्द हैं, इनमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्सर परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो शब्द पूछे जाते हैं वो संकर शब्द ही पूछे जाते हैं। हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो भाषा के शब्दों को मिलाकर संकर शब्द का निर्माण किया जाता है जैसे वर्षगांठ। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं वर्ष शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ है ये हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों को मिलाने से वर्षगांठ शब्द बन गया। अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रेलगाड़ी। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यात्री है वो है संस्कृत भाषा का शब्द, यानी रेल और यात्री मिलाने से रेल यात्री हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट शब्द पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से वो है टिकट घर। तो आपको बता दूं कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर है ये हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों शब्दों को मिलाने से टिकट घर का निर्माण हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी दोस्तों शब्द पूछे जाते हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों को तीन भेद किए जाते हैं। पहला शब्द आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक शब्द और तीसरा शब्द आता है योग रूढ़ शब्द। तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है और इन शब्दों के निर्माण प्रक्रिया में भी ज्ञात नहीं होता है तथा उनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि शब्द। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, प्रेम सागर, प्रेम धन सागर बराबर प्रेम सागर, प्रतिदिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रति के अंदर प्रति उपसर्ग भी होता है
और दिन दोनों को मिलाकर प्रतिदिन शब्द का निर्माण होता है। यह हैं दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट शब्द आता है योगरूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण फर्तक फर्तक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ की प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हैं पीतांबर शब्द। पीत, पीत का मतलब होता है पीला। अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र के योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से उत्तर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीज, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द हैं वो योगरूढ़ की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुल मिला के बता दूं कि ये बहुव्रीहि समास पर जो भी शब्द आधारित होते हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरस्कार एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा। तो दोस्तों आपको जब भी विकारी और अविकारी शब्द पढ़ाए जाएंगे तो आपको इनके विषय में विस्तारित रूप से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट शब्द आता है अविकारी। अब वे शब्द भी कहलाते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुषकारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आप मान के चलो कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहला शब्द आता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे धूप, लड़का, पहाड़, नदी, ये एकार्थी शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। दूसरा शब्द आता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है कि जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। नेक्स्ट शब्द आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीत करने वाला अथवा अर्थ की दृष्टि से अलग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं, अतः ये शब्द अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अपना शब्द आता है विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे दिन का रात हो गया, माता का पिता हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान ऐसा शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे छोटी दी और बड़ी दी यानी आदि आदि। आदि यानी छोटी दी का मतलब होता है
कि अर्थ प्रारंभ है किंतु बड़ी आदि का मतलब होता है अर्थ है आदत होना अथवा लत होना, यानी शराब पीने की जो आदत पड़ जाती है वो आदि होती है। और आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी किसी कार्य का शुभारंभ करना। इसके बाद में अपने शब्द आते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य या वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहां जाना संभव ना हो, तो इसका अर्थ हो जाएगा अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं, वो होता है अटल। इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि या रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही उनका प्रयोग संभव होता है। जैसे आप देख रहे हैं अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है कि फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार, जैसे तीर और भाला। और शस्त्र का मतलब होता है जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। तो आप सोच रहे हैं कि सर बंदूक कौन सा शब्द होगा, तो ये अस्त्र है, वो इसकी श्रेणी में ही रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्टर लकड़ी या पुस्तक का समूह, गुच्छा चाबी या अंगूर का समूह, गिरोह माफिया चोर डाकुओं का समूह, रेवड़ भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द हैं वो समूहवाची शब्द कहलाते हैं। यानी बहुत सारे एक जगह इकट्ठे होने की क्रिया को समूह कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ध्वन्यार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहा जाता है। इनको निम्नलिखित उपभेदों में बांट सकते हैं। तो इसमें पहला आता है पशुओं की बोलियां। जैसे दहाड़ना, तो दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है। भौंकता कौन है? कुत्ता। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हिन हिनाना। तो कौन हिन हिनाता है? तो आपको सबको पता है कि घोड़ा है वो हिन हिनाता है। चिंगाड़ना, हाथी चिंगाड़ता है। मिमियाना, भेड़ और बकरी मिमियाती है। रंबाना, तो गाय रंबाती है। और इसके बाद में गुर्राना, तो चीता है वो गुर्राता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पक्षियों की बोलियां। जैसे चहचाना, चिड़िया है वो चहचाती है। प्यू प्यू, काव काव, कौवा है वो काव काव करता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट शब्द आते हैं जड़ पदार्थ की ध्वनियां। जैसे खटखटाना, तो दरवाजा है वो खटखटाता है। छुक छुक, रेलगाड़ी करती है। गर्जना, बादल गरजते हैं। तो इसके बाद में आपको दोस्तों इसके जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं पूरे शब्द विचारों के, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इनके कुछ अभ्यास प्रश्न भी कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आप बताएं कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर पहले का बी ऑप्शन होगा, अश्रु। इसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो गांठ है ये तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो कांच है ये देशज शब्द है।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो ब है यानी 2 नंबर ऑप्शन है सही होगा, यानी दशानन, ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो दोस्तों मैंने आज ये रीढ़ से संबंधित जो शब्द विचार का जो टॉपिक है, इसमें तद्भव, तत्सम, रूढ़, योग रूढ़ आदि शब्दों की मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी है। और मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।